गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन प्रताप आप लोग के सामने रेखाएं एवं कोण का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इस पार्ट में हम लोग कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोग ज्यामिति से रिलेटेड जो भी टर्म था उसके बारे में पढ़े थे। ज्यामिति, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, रेखा के प्रकार, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। कोण क्या होता है भी पढ़ चुके थे। कोण के प्रकार के बारे में सिर्फ नाम जाने थे कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग इन सभी कोणों का डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो कोण हमारा है हमारा न्यून कोण है, जिसे अंग्रेजी में एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा है जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। यानी न्यून कोण का मान 0 और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी प्रकार से करते करते 89 डिग्री तक इसका वैल्यू होगा। इसका ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, दो किरण के बीच का एंगल जो है ये न्यून कोण यहाँ पर होगा 60 डिग्री दर्शाया गया है, जो कि एक न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट में लिखा गया है यदि थीटा कोई न्यून कोण हो तो थीटा जो होगा उसका मान 0 डिग्री से ग्रेटर देन होगा और 90 डिग्री से लेस देन होगा। अर्थात थीटा का मान 0-90 के बीच में ही होगा। इस प्रकार से आइए अब हम लोग दूसरे कोण के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा कोण हमारा समकोण है, जिसे अंग्रेजी में राइट एंगल के नाम से जाना जाता है। इसका डेफिनेशन है जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। अर्थात समकोण का मान 90 डिग्री के इक्वल होगा। समकोण को हम लोग ज्योमेट्रिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, दो किरण के बीच जो होना चाहिए एंगल जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात दोनों किरण जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, यदि थीटा कोई समकोण हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समकोण का कंडीशन होता है, थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। आइए अब तीसरे कोण के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा कोण हमारा है अधिक कोण, जिसे अंग्रेजी में ऑब्टूस एंगल के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो अधिक कोण कहलाता है। इसमें अधिक कोण में वैल्यू जो होगा 90 और 180 के बीच में होगा। तो देखिए एग्जांपल इसका 91, 92, 93 इसी प्रकार से करते करते 179 डिग्री तक इसका वैल्यू होगा। आइए देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक एंगल लिया गया है जिसका मान 105 है, जो कि 90 और 180 के बीच में आता है, इसलिए ये हमारा कोण अधिक कोण होगा। इसे हम लोग इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, यदि थीटा कोई अधिक कोण हो तो थीटा को हम लोग ग्रेटर दैन 90 डिग्री और लेस दैन 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा कोण पढ़ेंगे, सरल कोण। इसे रिजिव कोण के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे सरल कोण कहते हैं। यानी सरल कोण का मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर दो किरण बनाया गया है और दोनों किरण के बीच का कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात दोनों किरण एक दूसरे के जस्ट विपरीत होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, यदि थीटा कोई सरल कोण हो तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग पांचवा कोण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, पुनरुक्त कोण, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो उसे पुनरुक्त कोण कहते हैं। यानी पुनरुक्त कोण का मान 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री, इसी प्रकार से करते करते इसका मान 359 डिग्री तक जाएगा। इसका देखिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर एक एंगल बनाया गया है जिसका मान 230 डिग्री है। यहाँ पर इस 230 जो है 180 और 360 डिग्री के बीच में आता है, इसलिए ये कोण हमारा पुनरुक्त कोण होगा। देखिए नोट में एक पॉइंट लिखा गया है,
यदि थीटा कोई पुनरुक्त कोण हो तो थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री के होगा और लेस देन 360 डिग्री के होगा, अर्थात थीटा का मान 180 और 360 डिग्री के बीच में होगा। इसके बाद हम लोग पूर्ण कोण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में होल एंगल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं, अर्थात पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री के बराबर होगा। एग्जाम्पल हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है और किसी भी बिंदु पर बना कोण हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, यदि थीटा कोई पूर्ण कोण हो तो थीटा को हम लोग 360 डिग्री के बराबर लिखेंगे। इस प्रकार से देखा गया न्यून कोण से लेकर पूर्ण कोण तक ये 6 कोण जो है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन 6 कोणों को हम लोग एक साथ अगर डायग्राम में डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन 6 कोणों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक लाइन बनाया गया है, इस लाइन पर हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला एंगल हमारा 0 डिग्री होगा, उसके बाद हमारा 90 डिग्री होगा, उसके बाद हमारा 180 डिग्री होगा, उसके बाद हमारा 360 डिग्री होगा। तो पहला जो कोण था न्यून कोण, उसका मान 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, अर्थात न्यून कोण जो हमारा होगा वैल्यू ये हमारा ये वाला वैल्यू होगा न्यून कोण। 0 और 90 डिग्री के बीच जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा, और जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है वो हमारा समकोण होता है। तो समकोण का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होगा, तो हम लोग इस प्रकार से समकोण को दर्शा सकते हैं। अधिक कोण का मान जो होता है 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए अधिक कोण को इसके बीच में हम लोग दर्शा सकते हैं। इसके बाद था सरल कोण। सरल कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए सरल कोण को हम लोग 180 डिग्री के जस्ट ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पुनरुक्त कोण, जिसका मान 180 और 360 डिग्री के बीच होता है। तो पुनरुक्त कोण को हम लोग इन दोनों कोणों के बीच में लिख सकते हैं। और छठा कोण हम लोग पढ़े थे पूर्ण कोण, जिसका मान 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पूर्ण कोण को हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 कोणों को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू हम लोग आगे पूरक कोण के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा 7वां कोण है, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो प्रत्येक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। यहाँ पर 2 कोण दिया हुआ रहेगा और दोनों कोणों का मान, दोनों कोणों का योगफल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लिया गया है अल्फ़ा और बीटा 2 कोण है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर हो। अगर यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और दूसरा कोण बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। एग्जाम्पल देखिए, अगर 30 डिग्री का पूरा कोण निकालना रहेगा तो हमेशा पूरा कोण निकालने के लिए 90 डिग्री में से उस एंगल को घटाया जाता है जिसका पूरा कोण निकाला गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 30 डिग्री का पूरा कोण पूछा है, इसलिए हम लोग 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे, रिजल्ट हमारा 60 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री का पूरा कोण हमारा 60 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है 45 डिग्री का पूरा कोण पूछा जा रहा है, तो 45 डिग्री का पूरा कोण हमारा 90 डिग्री में से घटाएंगे वही कोण को, तो हमारा रिजल्ट 45 डिग्री ही होगा। तो एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है ऐसा कौन सा कोण है जो स्वयं का पूरा कोण होता है, तो हमारा आंसर 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री का पूरा कोण भी 45 डिग्री ही होता है। तो इसके बाद हम लोग 8वां कोण जो है समपूरक कोण की ओर बढ़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर हो। 180 डिग्री को हम लोग समपूरक के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्येक कोण जो होगा दूसरे कोण का समपूरक कोण कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा और बीटा को 2 कोण मान लिए हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से अगर अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा
180 डिग्री माइनस बीटा, और बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से हम किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है 60 डिग्री का समपूरक कोण। तो 60 डिग्री का समपूरक कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से घटाएंगे जो कोण दिया हुआ रहेगा उस कोण को। तो 60 डिग्री दिया गया है तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे, रिजल्ट हमारा 120 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री का समपूरक कोण होगा। पूरा कोण में हम लोग 90 डिग्री में घटाते थे, लेकिन समपूरक कोण में 180 डिग्री घटाएंगे। अगला पूछा जा रहा है 90 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा। तो 90 डिग्री का समपूरक कोण पता करने के लिए 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटाएंगे, रिजल्ट हमारा 90 डिग्री होगा। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ऐसा कौन सा कोण है जो स्वयं का समपूरक कोण होता है। तो 90 डिग्री का समपूरक कोण भी हमारा 90 डिग्री ही प्राप्त होता है। चलिए अब आगे हमारा जो कोण है वो आसन कोण है, उसके बारे में जानते हैं, जिसके अंग्रेजी में हम लोग एडजेसेंट एंगल के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है तल में स्थित, तल मतलब कोई समतल सतह, तो तल में स्थित वैसे दो कोण जिसमें एक किरण एवं एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तथा दोनों कोण उभयनिष्ठ किरण के विपरीत ओर बने हों। तो यहाँ पर देखिए हमारा डायग्राम में यहाँ पर OA, OB और OC तीन यहाँ पर किरण को दर्शाया गया है, और O हमारा जो है बिंदु है। तो यहाँ पर OC किरण आप देख रहे हैं, ये दोनों कोण में, इस कोण में भी आ रहा, इस कोण में भी आ रहा, तो OC किरण हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। और O बिंदु जो है दोनों कोण में शामिल है, इसलिए O बिंदु हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट में एक बात लिखा गया है, यदि अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो दोनों किरणें जो देख रहे हैं OA और OB जस्ट एक दूसरे के विपरीत होगा। इसके बाद हम लोग आगे के कोण को बाद में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग सम्मुख कोण के बारे में जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है किसी बहुभुज में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है भुजाओं की संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेना है। करने का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम जो भुजा होगा तो कितना भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम भुजा कम से कम 4 होना चाहिए। 4 से अधिक भी हो सकता है, 4 कम से कम होना चाहिए। तो किसी बहुभुज में बने वैसे दो कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं जिनमें कोई भी रेखाखंड उभयनिष्ठ ना हो। जैसे यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, इसमें 4 भुजा आप लोग देख रहे हैं, AB, BC, CD और AD। तो 4 भुजा है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। तो ये जो सम्मुख कोण है उसके लिए कम से कम 4 भुजा होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है A, तो कोण A का सम्मुख कोण जो होगा वो कोण C होगा, क्योंकि कोण A जो है AB और AD रेखाखंड से मिलने से बना है, और कोण C जो है BC और CD रेखाखंड के मिलने से बना है। और कोण A के रेखाखंड जो बना है AB और AD, और कोण C जो BC और CD रेखाखंड के मिलने से बना है, इन रेखाखंडों में कोई उभयनिष्ठ पार्ट नहीं है। ये दोनों रेखाखंड अलग है, ये दोनों रेखाखंड अलग है। और जब भी दोनों रेखाखंड अलग अलग होगा तो अब हम लोग उस प्रकार बने कोण को आसन कोण बोलेंगे। उसी प्रकार से कोण B का आसन कोण हो जाएगा कोण D। तो वही लिखा गया है चित्र में, कोण A का आसन कोण कोण C है, और कोण B का सम्मुख कोण, कोण A का सम्मुख कोण कोण C है, और कोण B का सम्मुख कोण कोण D है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं सम्मुख कोण के लिए कोई भी रेखाखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिसे अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है यदि दो रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद का मतलब काटती है तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दो रेखाखंड है AB और CD, दो रेखा बनाया गया है, और ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस प्रकार इस कोण का सामने का कोण A वाला हो जाएगा, और ये वाला कोण जो है इसके आमने सामने का कोण A वाला हो जाएगा। तो ये दोनों आमने सामने कोण जो हो गए वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो वही लिखा हुआ है चित्र में, कोण AOC ये वाला कोण जो है इसका शीर्षाभिमुख कोण BOD होगा, BOD।
उसी प्रकार से कोण AOD ए वाला कोण जो है इसका शीर्षाभिमुख कोण जो होगा वो COB ए वाला कोण होगा। और नोट में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण जो होता है हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि अगर इस कोण का मान 70 डिग्री है तो इस कोण का भी मान 70 डिग्री होगा। आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर इस कोण का मान 110 डिग्री है तो इस कोण का भी मान 110 डिग्री होगा। इसलिए बोल सकते हैं कोण AOC जो है कोण BOD के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तथा कोण AOD और कोण COB आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों फिर से शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में। चारों के बारे में हम लोग एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एकांतर कोण और संगत कोण, इन दोनों का कॉमन फिगर ऊपर बनाया गया है, जो दोनों के डेफिनेशन के लिए एक काम करेगा। सबसे पहले इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में दो सरल रेखा दिया गया है AB और CD, जिसे कोई तिर्यक रेखा EF G और H बिंदुओं पर काट रही है। इस प्रकार से यहाँ पर 8 प्रकार का कोण बन रहा है, जिसे नंबर से दर्शाया गया है। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कोण में कौन एकांतर कोण होगा, कौन संगत कोण होगा, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग एकांतर कोण के बारे में समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग अल्टरनेट एंगल के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, जब दो सरल रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए चित्र में दो सरल रेखा बनाया गया AB और CD, इसको कोई तिर्यक रेखा ये काट रही है G और H बिंदु पर, तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण। तो सबसे पहले बता देते हैं तिर्यक रेखा के विपरीत ओर के कोण कौन कौन होंगे। तो ये तिर्यक रेखा देख रहे हैं, कोण 1 का विपरीत कोण हो जाएगा, या तो कोण 3 हो सकता है, कोण 4 हो सकता है, कोण 7 हो सकता है, या कोण 2 हो सकता है। लेकिन कोण 1 चूंकि इस दोनों रेखा के बाहर बना कोण है, इसलिए बाहर बने कोण का एकांतर कोण भी बाहर बना कोण ही होगा। तो बाहर बना कोण जो है या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, और एकांतर कोण कभी भी लगातार का नहीं हो सकता है, इसलिए कोण 1 का एकांतर कोण कोण 7 होगा, कोण 2 का एकांतर कोण कोण 8 होगा, कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 होगा, कोण 4 का एकांतर कोण कोण 6 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ऊपर के चित्र में कोण 1 का एकांतर कोण कोण 7 है। इस एकांतर कोण को हम लोग बाह्य एकांतर कोण को भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोण 1 और कोण 7 जो देख रहे हैं वो इस दोनों सरल रेखा के बाहर बना कोण है। कोण 1 और कोण 7 ये दोनों कोण जो है वो बाहर बना है, इसलिए बाह्य एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से कोण 2 का एकांतर कोण कोण 8 है, कोण 2 का एकांतर कोण कोण 8 है, इसे भी हम लोग बाह्य एकांतर कोण के नाम से जान सकते हैं। आगे कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 है। कोण 3 और 5 जो है वो दोनों सरल रेखाएं के अंदर कोण बना है, इसलिए इन दोनों कोणों को अंतः एकांतर कोण भी बोल सकते हैं। 3 कोण का अंतः एकांतर कोण 5 हो सकता है। उसी प्रकार से कोण 4 का अंतः एकांतर कोण कोण 6 हो जाएगा। यहाँ पर नोट में ध्यान दीजिए, यदि दोनों सरल रेखा देख रहे हैं AB और CD आपस में एक दूसरे के अगर समांतर हो जाती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर AB पैरेलल CD हो जाएगा, AB समानांतर CD अगर होता है तो एकांतर कोण जो होगा वो आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 का एकांतर कोण जो कोण 7 है बराबर होगा, कोण 2 का एकांतर कोण कोण 8 बराबर होगा, कोण 3 का एकांतर कोण कोण 5 बराबर होगा, और कोण 4 का एकांतर कोण कोण 6 आपस में बराबर होगा। यदि दोनों रेखा समांतर होती है तो ये कंडीशन होगा। अब हम लोग संगत कोण के बारे में जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है, जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य एवं अंतः कोण संगत कोण कहलाते हैं। इसमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोण होंगे,
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए बी और सी डी जो दो रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा ई ए जी और एच बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बना एक बाह्य कोण होना चाहिए और एक अंतः कोण होना चाहिए। तो अगर कोण 1 का बात करेंगे संगत कोण कौन होगा, तो जाहिर सी बात है तिर्यक रेखा के इसी ओर के कोण होंगे और तिर्यक रेखा के इसी ओर के कोण, एक बाह्य कोण लेना और दूसरा अंतः कोण। तो दूसरा अंतः कोण यहाँ पर 2 है, एक 4 हो सकता है या 5, लेकिन लगातार का 2 कोण कभी संगत कोण नहीं हो सकता है, इसलिए कोण 1 का संगत कोण 5 होगा। उसी प्रकार से कोण 2 का संगत कोण 6 होगा, कोण 3 का संगत कोण 7 होगा, कोण 4 का संगत कोण 8 होगा। वही लिखा गया है यहाँ पर ऊपर के चित्र में, कोण 1 का संगत कोण 5 है, कोण 2 का संगत कोण 6 है, कोण 3 का संगत कोण 7 है, कोण 4 का संगत कोण 8 है। फिर से यहाँ पर नोट में ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों सरल रेखा है फिर से अगर एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होगी। अगर एक कंडीशन फिर से सही हो जाता है, संगत कोण का कंडीशन हम लोग इधर लिख रहे हैं, ए बी समानांतर सी डी अगर हो जाता है तो कोण 1 का संगत कोण जो देख रहे हैं तो कोण 5 बराबर हो जाएगा, कोण 2 का संगत कोण 6 बराबर होगा, कोण 3 का संगत कोण 7 बराबर हो जाएगा और कोण 4 का संगत कोण 8 आपस में बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एकांतर कोण और संगत कोण के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग अंतः कोण और बाह्य कोण के साथ साथ उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग अंतः कोण और बाह्य कोण को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अंतः कोण, जिसे अंग्रेजी में इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसका परिभाषा देखते हैं। यदि 2 सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो सरल रेखाओं के अंदर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। यहाँ पर चित्र में देखिए ए बी और सी डी 2 सरल रेखा है जिसे कोई तिर्यक रेखा ई एफ जी और एच बिंदुओं पर काटती है। तो इस प्रकार दोनों समांतर रेखा के अंदर कोण बन रहा है, कोण 3, 4, 5, 6। तो ये चारों कोण जो होगी अंतः कोण कहलाएंगे। तो वही लिखा गया है चित्र में, कोण 3, 4, 5 एवं कोण 6 अंतः कोण है। इसका दूसरा डेफिनेशन देखिए, किसी बहुभुज के अंदर बना कोण अंतः कोण कहलाता है। बहुभुज में जो भुजाएं की संख्या स्टार्ट होती है वो 3 से होती है। 3 रहेगा तो त्रिभुज बोलेंगे, 4 रहेगा तो चतुर्भुज बोलेंगे, 5 रहेगा तो पंचभुज, इसी प्रकार से आगे बोला जाता है। तो एक चित्र बनाया गया है त्रिभुज का जिसका नाम है ए बी सी। तो चित्र में कोण ए, कोण बी, कोण सी जो देख रहे हैं ये हमारा तीनों कोण अंतः कोण है। इस प्रकार से ये हमारा अंतः कोण होगा। अब हम लोग बाह्य कोण के बारे में देखते हैं जिसे अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा है, यदि 2 सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो सरल रेखाओं के बाहर बना कोण बाह्य कोण कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 2 सरल रेखा है ए बी और सी डी जिसे कोई तिर्यक रेखा ई एफ जी और एच बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोनों समांतर रेखाओं के बाहर जो कोण बन रहा है 1, 2, 7, 8, ये चारों कोण जो देख रहे हैं ये हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। तो वही लिखा गया है ऊपर के चित्र में, कोण 1, 2, 7 एवं कोण 8 बाह्य कोण है। इसका दूसरा डेफिनेशन देखिए, किसी बहुभुज के बाहर बने कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। बहुभुज बताए थे अभी तुरंत, मिनिमम इसमें भुजाएं की संख्या जो होती है वो 3 होती है, यानी कि कम से कम 3 भुजा होना चाहिए तब बहुभुज कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें तीनों कोण जो है उसका बाह्य कोण बनाया गया है जिसे 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। तो ये तीनों कोण हमारा बाह्य कोण होगा। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ कोण 1, 2 एवं 3 हमारा बाह्य कोण होगा। तो इस प्रकार से अंतः कोण एवं बाह्य कोण समझ लिए हैं। अब हम लोग उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण से समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्षैतिज किरण और दृष्टि किरण को समझते हैं। क्षैतिज किरण क्या होता है और दृष्टि किरण क्या होता है उसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। क्षैतिज किरण को हॉरिजॉन्टल रे के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है, समतल सतह यानी कि भूमि सतह के समांतर खींची गई किरण क्षैतिज किरण कहलाती है। यानी कि जो भी
भूमि सतह के समांतर खींची जाएगी किरण, वो हमारा क्षैतिज किरण कहलाती है। दूसरा हमारा है दृष्टि किरण, आँख से निकलने वाली किरण हमारा दृष्टि किरण कहलाएगी। तो अब देखिए दोनों को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक आँख बनाया गया है और ये हमारा कोई वस्तु है, ये हमारा आँख है। तो आँख से वस्तु की ओर एक किरण निकल रही है, इसलिए इस किरण को दृष्टि किरण कहेंगे। और आँख से एक भूतल के समांतर एक किरण बनाई गई है जिसे हम लोग क्षैतिज किरण कहेंगे। तो ये हमारा दृष्टि किरण हो जाएगा और ये हमारा क्षैतिज किरण हो जाएगा। अब आइए हम लोग उन्नयन कोण को समझते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है, जब दर्शक यानी कि देखने वाला वस्तु से नीचे हो तो इस प्रकार बने क्षैतिज किरण एवं दृष्टि किरण के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ पर देखिए दर्शक जो देखने वाला है वो वस्तु से नीचे है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा दृष्टि किरण और ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज किरण। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इसी कोण थीटा को हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। तो चित्र में हमारा थीटा जो है उन्नयन कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला हम लोग देखते हैं अवनमन कोण को, जिसके अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इसका डेफिनेशन है, जब दर्शक वस्तु से ऊपर हो तो इस प्रकार क्षैतिज किरण एवं दृष्टि किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दर्शक है यानी कि आप वस्तु से ऊपर है, यानी कि वस्तु से ऊपर कोई भी दर्शक होगा तो इस प्रकार ये हमारा दृष्टि किरण हो जाएगा। क्योंकि आँख से निकल रहा है वस्तु की ओर, इसलिए दृष्टि किरण होगा और ये क्षैतिज किरण है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वही कोण हमारा अवनमन कोण होगा। तो इसलिए चित्र में लिखा गया है थीटा जो है अवनमन कोण है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्नयन कोण का मान हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। इसका उपयोग हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेय क्या होता है, उपप्रमेय क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है, किसे हम लोग सिद्ध करेंगे, किसे सिद्ध नहीं किया जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।